इवान, एक सिल्वरबैक गोरिल्ला, बिग टॉप मॉल सर्कस में एक नाकाम हो रहे शो का मुख्य कलाकार है। उसका अपना होर्डिंग और बाकी सब कुछ है। वैसे भी, एक व्यक्ति के साथ कोई शो चल नहीं सकता, इसलिए यहीं पर रिंगमास्टर मैक आते हैं। वह परफॉर्मेंस के दौरान मस्ती करता है, लेकिन बाद में उतना नहीं। उसने कई और जानवर इकट्ठे किए, जैसे हेनरिएटा, एक मुर्गी जो बेसबॉल खेलने में काफी माहिर थी, फ्रैंकी, एक समुद्री शेर जिसे घबराहट की समस्या थी, लेकिन गेंद के साथ काफी अच्छा था, और मर्फी, एक खरगोश जो फायर ट्रक में था, किसी कारण से, बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। तो फिर रानी, स्टेला है, एक हाथी जो इतनी बुरी है, कि वह इवान के पैदा होने से बहुत पहले से यहाँ है, और उसकी सह कलाकार, स्निकर्स, एक पूडल जो सिर्फ शो में थोड़ी शान लाने के लिए है। इवान को यह विश्वास दिलाया गया था कि उसे बस खुद बनना था, लेकिन वह गुस्से वाला गोरिल्ला नहीं है, जैसा वह मंच पर दिखता है। शो के बाद, वह अपने पिंजरे में वापस चला जाता है, जहां जूलिया, एक युवा लड़की, कांच के विभाजक के पास बैठी है। उसके पिता, जॉर्ज, शो में काम करते हैं, इसलिए वह उसे हमेशा साथ ले आता है। इस बार, वह इवान की एक ड्राइंग लेकर आती है, और उसे उपहार के रूप में देती है। मैक उनके साथ आता है, और जॉर्ज से उसकी पत्नी सारा का हाल पूछता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी सेहत अभी भी नाजुक बनी हुई है। चीजों को आसान बनाने के लिए, वह जूलिया को नए क्रेयॉन के लिए कुछ पैसे देता है, और बदले में उसे ढेर सारा धन्यवाद मिलता है। सबके चले जाने के बाद, मैक असफल होते शो के बारे में इवान से शिकायत करता है, और चीजों को बेहतर बनाने के बारे में कुछ सलाह पाने की उम्मीद करता है। यह याद आने पर कि वह एक गोरिल्ला से बात कर रहा है, उसे जल्द ही बुरा लगने लगता है। उस रात, इवान और स्टेला इस बारे में बात करते हैं कि सीटें कितनी कम हो गई है, जबकि एक आवारा कुत्ता सिल्वरबैक के पेट पर सो रहा था। खैर, वह उसे यह हिम्मत देने की पूरी कोशिश करती है कि यह उसकी गलती नहीं है। मैक उनके अगले शो से पहले कुछ तैयारी करता है, और देखते ही देखते, इवान की प्रस्तुति की बारी आ जाती है। वह हमेशा की तरह गुर्राता है, लेकिन तालियां इतनी तेज नहीं है कि एक सोते हुए बच्चे को भी जगा सके। शो के बाद, जूलिया एक और उपहार लेकर आती है, उसके पुराने क्रेयॉन का एक सेट और कुछ कागज। वह बस उन्हें देते ही अपने पिताजी के साथ चली जाती है। उस रात, इवान देख रहा था जबकि मैक्स स्निकर्स को कुछ किबल खिला रहा था। उसका आवारा दोस्त की नज़र भी उस पर पड़ती है, और बदले में मैक भी उस पर नज़र डालता है। खैर, आवारा को अंदर आने देने के लिए रिंगमास्टर प्रशिक्षक कैस्टेलो को बहुत लताड़ता है। गोरिल्ला जूलिया ने उसे जो क्रेयॉन दिए थे उनसे एक ब्रिंग का चित्र बनाने की कोशिश करने का फैसला करता है, और उसका काम खत्म होने के बाद उसका कुत्ता मित्र उससे मिलने आता है। कैस्टेलो फिर पिंजरा खोलता है, कुछ करने के लिए, लेकिन इवान की एक झलक ही उसे कंपकंपी आ जाती है। अगले दिन, मैक मॉल में अपने सहयोगी माइक को गैलेरिया जाने के लिए सामान पैक करते हुए देखता है। वे बातें करने लगे कि व्यापार कैसे बढ़ेगा, लेकिन उसकी कोई भी बात माइक को रुकने के लिए राजी नहीं कर पाती। उसने न जाने कितनी और बातें सोचीं इससे पहले कि इवान ने खुलासा किया कि यह एक ब्रिंग है। माइक ने जाते हुए कोई चाल चली थी, क्योंकि उनके अगले शो में मैक लगभग दर्शकों से दूसरों को बुलाने की गुजारिश कर रहा था। वह एक और चित्र बनाती है, लेकिन इस बार, यह इवान के आवारा कुत्ते का है, जिसे वह बॉब नाम देने का फैसला करती है। जूलिया जिस तरह से पोर्ट्रेट बनवाती है, पिकासो भी कुछ बातें सीख सकते हैं। आत्मपहचान की यह गहरी भावना आवारा पर छा जाती है, और छोटी लड़की के जाने से ठीक पहले उसकी नज़र इवान के चित्र पर पड़ती है। वह अपने पिता का ज्ञान इस ओर दिलाती है, और जिसे वह एक घसीट समझता है, जूलिया उसे एक ब्रिंग के रूप में देखती है। उसे तुरंत पता चल गया था कि वह क्या था, यह बात इवान के दिल को छू जाती है। सुबह होते ही मैक किसी वजह से उत्साहित है। वह इमारत से निकलता है, साथ में स्निकर्स उसे दरवाजे तक छोड़ रही है, तो बॉब इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से उसके कमरे में घुस जाता है। वह एकदम जाहिलों की तरह पादता है, और उसके कुत्ते का खाना खा जाता है। ठीक इसी क्षण स्निकर्स लौटता है, बॉब से पालतू बनने का प्रचार करते हुए। दुर्भाग्य से कुत्ते को अपनी आज़ादी पसंद है। वह फिर बताती है कि आज का शो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि एक नया जानवर लाया जा रहा है। बॉब इसे राज रखने का वादा करता है, लेकिन जैसे ही वह कुत्ते का दरवाजा पार करता है, वह इवान पर चिल्लाता है, और उसे सब कुछ बता देता है। वह एक कदम और आगे बढ़ता है, जगह घूमते हुए अन्य सभी जानवरों को खबर सुनाता है। थोड़ी देर बाद, एक ट्रक आता है, और दरवाजा, हिस की आवाज के साथ खुल जाता है। मैक धीरे धीरे पीछे चला गया, नई डिलीवरी देखकर दंग रह गया था, जब तक कि उसने उसे इतनी जोर से गिराया कि उसका दिल मुंह में आ गया। उसे आखिरी चारा के तौर पर स्टेला को बुलाना पड़ता है, और पता चलता है कि नई डिलीवरी एक हाथी का बच्चा है। अत्यंत शालीनता से, वह अपनी सूंड बढ़ाती है, और छोटा भी वैसा ही करता है। लगता है, जर्सी में एक बंद हो चुके सर्कस से खरीदे गए इस छोटे वाले का नाम रूबी है। उनका तुरंत जुड़ाव हो जाता है, और इसका इस्तेमाल करके वह छोटे हाथी को ट्रक से बाहर निकलने के लिए फुसलाती है।
इवान ताकता ही रह जाता है जब मैक दावा करता है कि हालात सुधारने के लिए शो को रूबी की ही जरूरत है। उस रात जब इवान सोने की कोशिश कर रहा था, छोटी रूबी वही करती है जो हर बच्चा करता है और एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर देती है। वह यहाँ तक कह देती है कि इवान डरावना नहीं है, लेकिन वह उसका मन बदलने की पूरी कोशिश करता है। उसका सर्वोत्तम विफल होता है। अगले शो में इवान ने अभी मुश्किल से ही सीना थपथ पाया था कि मैक ने उस पर पर्दा डाल दिया। यह सब इसलिए ताकि वह नए मुख्य कलाकार का परिचय दे सके। वह मंच पर आती है और सिर्फ अपनी क्यूटनेस की वजह से सब लोग ऊ और आ करने लगते हैं। यह और कोई नहीं, रूबी ही है, और मैक उसके नाम में र को इतना लुढ़काकर बोलता है कि सुनकर इवान को सचमुच दर्द होता है। उस रात वह बीसियों सवाल पूछकर इवान और बॉब को सताती रही। रूबी को जोरदार तालियां भी मिलती है, जिससे शो का बाकी हिस्सा दिलचस्प बन जाता है। पौ फटने तक रूबी वाला एक नया पोस्टर सामने आता है और ऐसे ही जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। छोटे हाथी को देखने के लिए लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और हर शो के साथ उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन जूलिया रूबी को नमस्ते कहने रुकती है और तभी देखती है कि स्टेला के खड़े होने का तरीका कुछ अजीब है। बूढ़ी हथिनी को अपने सभी पैरों पर वजन डालने में असमर्थ लग रही है, इसलिए जूलिया अपने पिता को फोन करती है। इसके बाद वह मैक से संपर्क करता है और मिलकर वे इसकी जांच करते हैं। काफी जांच पड़ताल के बाद भी कुछ न मिलने पर मैक ने जॉर्ज को सुझाव दिया कि वह हाथी के खाने में कुछ एस्पिरिन मिला दे और सुबह पशु चिकित्सक को बुलाने का वादा किया। उस रात उसने रूबी को एक कहानी सुनाई जो तब हुई थी जब वह खुद एक छोटी हाथी थी। वह जंगल में गहरे कीचड़ में फंस गई थी और जूलिया जैसी एक बच्ची ने उसे बचाने के लिए अपने गांव वालों को इकट्ठा किया। कहानी उस बच्ची में जिज्ञासा जगाती है, जिससे वह यह सोचने लगती है कि क्या जंगल में सभी जानवर आजाद होते हैं। स्टेला चिड़ियाघर का बहुत ही सुंदर वर्णन करती है और फिर रूबी को सोने जाने के लिए कहती है। अगले शो का समय हो गया है, लेकिन स्टेला अभी भी अपने पैर पर कोई वजन नहीं डाल सकती। जॉर्ज सुझाव देता है कि वे उसे शो से बाहर कर दे और मैक्स सहमत हो जाता है, जिससे रूबी के पास अकेले प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। रिंगमास्टर के तौर पर वह छोटे हाथी का परिचय कराने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन रूबी बहुत डरी हुई होने के कारण अपना संकेत 2 बार चूक जाती है। इस बिंदु पर इवान उसी जानवर को प्रोत्साहित करने के लिए नीचे उतरता है जो उसे मात दे रहा है और उसे बाहर जाकर स्वाभाविक रहने की सलाह देता है। तीसरी बार बुलाए जाने पर रूबी धीरे धीरे बाहर आती है, इतना साहस दिखाने के लिए तालियों पर तालियां बटोरती हुई। वह उस रात सो नहीं पा रही है, लेकिन स्टेला ऐसी परी सो रही है जैसे उसने दिन में बहुत ज्यादा मौजमस्ती की थी। खैर, इवान उस छोटे वाले के लिए एक गाजर बनाता है और वे उसके हुनर को राज रखने का वादा करते हैं। बेशक रूबी भी कहानी सुनना चाहती है, लेकिन इवान को अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। बॉब फौरन उसकी जगह ले लेता है, यह बताते हुए कि कैसे उसे एक बुरे इंसान ने छोड़ दिया था और पुल से गिरने के बाद डूबने के लिए छोड़ दिया गया था। यह सोने से पहले की कहानी कम डरावनी फिल्म ज्यादा है, इसलिए इवान एक बार फिर से बागडोर संभालता है। इस बार वह अपनी कहानी सुनाता है। देखिए, सिल्वरबैक को मैक और उनकी पत्नी हेलेन द्वारा लगभग पाला गया था। उसने डायपर पहने थे, उनके बिस्तर पर सोया, फिल्में देखीं और यहाँ तक कि पार्क में खेलने भी गया। लोगों ने ध्यान दिया और वे तारीफ। जल्दी ही उसने उनमें से कई के साथ तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। इवान एक गोरिल्ला था, इसलिए उसे नहीं पता था कि गंदगी फैलाना और सोफे को फाड़ना कुछ ऐसा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। कुछ महीनों बाद इस सब से हेलेन तंग आ गई और इसी तरह उसे उसके वर्तमान पिंजरे में पहुंचाया गया, जो खास तौर पर उसी के लिए बनाया गया था। सिर्फ मैक और इवान ही आगे बढ़ रहे थे। उसने अपना पर्स उठाया और घर से बाहर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वर्तमान में वापस आते हैं और रूबी पहले से ही गहरी नींद में सो रही है। फुसफुसाते हुए उसने उससे एक बात का वादा लिया कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि रूबी अपनी जिंदगी से अलग जिंदगी जिए। इवान उसे शुभ रात्रि कहता है और वह खुद सोने ही वाला था कि स्टेला उसे आवाज देती है, आजादी की जिंदगी। इवान सिल्वरबैक के तौर पर अपने जीवन की कसम खाता है और स्टेला अपनी सूंड उसके हाथ के चारों ओर लपेटती है जब वह अपना आखिरी शब्द अलविदा बोलती है। उस रात बारिश हुई, मानो आसमान खुद उदास थे। सर्कस में उदासी छा गई है क्योंकि हर जानवर को बूढ़े हाथी की याद आ रही है। पता चला कि बॉब से रहा नहीं गया और उसने स्टेला के मरने से पहले इवान के स्टेला से किए वादे के बारे में बता दिया। मैक इस पल खुद को संभालता है और सारा ध्यान रूबी की ओर मोड़ता है, उसे बताते हुए कि उन्हें कल उसके एक्ट पर काम शुरू करना होगा। अब उन्हें रूबी और उसकी अपेक्षाओं से निपटना है। वह इस दुविधा में सो जाता है और फिर बॉब उसे तब तक चाहता रहता है जब तक वह जाग न जाए। इवान शुरुआत में भ्रमित है क्योंकि उसे पता नहीं है कि कहाँ जाना है या वह मैक को ऐसे छोड़ना चाहता है या नहीं। कुत्ता इवान को दिखाता है कि मैक रूबी को शो के लिए कुछ नई ट्रिक्स कैसे सिखा रहा है।
लगता है कि छोटे हाथी को सबसे आसान करतब सीखने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैक उसे चैन नहीं लेने देता। वह उसे दोपहर देर तक धकेले जा रहा है और यह बाकी सभी को साफ है कि रूबी थक गई है। जूलिया यह अपने पिता को बताती है, जो रूबी को अपने बॉस से बचाने की कोशिश करता है। मैक छोटे हाथी को लगातार धक्का देता रहता है और हर बार जब वह ऐसा करता है तो इवान थोड़ा और नाराज होता जाता है। यह काम नहीं करता है। अचानक रूबी अपनी सूंड से ऐसे पानी फेंककर पलटवार करती है जैसे कोई पानी का गुब्बारा फट गया हो। मैक की विग उड़ जाती है और शर्म उसे इससे बाज आने पर मजबूर कर देती है। बाद में इवान इस बात की योजना बनाता है कि जूलिया उसके लिए पिंजरों की चाबी ले आए ताकि वह और रूबी राजमार्ग के दूसरी ओर के जंगल में भाग सके। क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि यह काम करेगा, वह रूबी को अपनी योजना एक कहानी के रूप में बताता है, उसे यकीन दिलाते हुए कि उसकी कहानी में हाथी आजाद हो जाता है। अगले दिन जब जूलिया आती है तो इवान उसे अपने चित्र दिखाता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह चाबी के चित्र पर ध्यान दे। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह ठीक से देख पाती, मैक अंदर आ गया और उसने चित्रों को स्क्रॉल किया। उसे पता चलता है कि इवान ने उन्हें बनाया है और उसे तुरंत ही एक एहसास होता है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि प्रेस एक चित्रकार गोरिल्ला की खबर पर टूट पड़ेगा। वह सही था। न्यूज आउटलेट्स इस खबर को ऐसे चला रहे हैं जैसे यह कोई यूएफओ देखा गया हो। कुछ ही दिनों में सर्कस के शो पूरी तरह से बिकने लगते हैं और बॉब इवान का ध्यान भीड़ की ओर खींचता है। वह दूसरों जितना उत्साहित नहीं है क्योंकि उसे स्टेला से किया गया अपना वादा पूरा न कर पाने का विचार सता रहा है। मैक उत्साहित होकर मंच पर आता है, एग्जिट 8 के कलात्मक वानर के रूप में इवान का परिचय देते हुए। उसको कैनवास और कुछ क्रेयन पेश किए जाते हैं और उस पर सबकी नजरें होती है, लेकिन वह बस मैक पर हूट करता है। क्या अफसोस की बात है कि इवान को छोड़कर सब लोग सोचते हैं कि उपनाम जुबान पर चढ़ने वाला है। रिंगमास्टर इवान को फिर से पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सिल्वरबैक किसी बेपरवाह लड़की की तरह दूर चला जाता है। इसके बाद मैक चिल्लाता हुआ अंदर आता है और देखता है कि बॉब कोने में छिपा हुआ है। वह कैस्टेलो को अनगिनत बार फोन करता है, धमकी देता है कि अगर वह कुत्ते को फिर कभी देखेगा तो उसे नौकरी से निकाल देगा। उस रात जबकि कैस्टेलो बॉब को पकड़ने के लिए जाल तैयार कर रहा होता है, इवान एक और योजना बनाता है, यह बताते हुए कि अगर यह काम करेगा तो उसे बॉब की मदद की जरूरत पड़ेगी। योजना के अनुसार बॉब सबसे पहले कैस्टेलो के पास जाता है और जज से उसके पिछवाड़े पर काट लेता है ताकि तेमर उसका पीछा करे। फिर वह हमेशा की तरह इवान के पिंजरे में भागता है, लेकिन इस बार सिल्वरबैक सोने का नाटक करता है। यह देखकर कैस्टेलो पिंजरे की चाबी निकालता है, अंदर जाता है और बॉब के पास जाल लेकर जाता है। इवान इसी पल नीचे कूद जाता है और सिर्फ अपने आकार से कैस्टेलो को भयभीत कर देता है। बेचारा प्रशिक्षक सेकंडों में बेहोश हो जाता है। इवान कैस्टेलो को पिंजरे में बंद कर देता है, रूबी के पास झूलकर आता है और उसे बताता है कि वे जंगल में जा रहे हैं। वह दूसरे जानवरों के बारे में पूछती है, इसलिए इवान उन सभी को आजाद करने के लिए वापस चला जाता है। साथ में वे निकास तक अपना रास्ता बनाते हैं। बॉब स्निकर्स को अपने साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन पूडल को यकीन है कि वह जंगल में 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। लगता है उसे अपने ब्लो ड्रायर की वैसी ही जरूरत है जैसी किसी को दिल की होती है। तोता थेल्मा दरवाजे से बार बार टकरा रहा है और बॉब ध्यान दिलाता है कि उस पर ताला लगा है। क्षण भर के लिए उन सबको लगता है जैसे कोई उम्मीद नहीं बची। यह तब तक है जब तक बॉब इवान को याद दिलाता है कि वह 400 पाउंड से ज्यादा वजन वाला एक सिल्वरबैक है। इवान बस दरवाजे से भिड़ जाता है और वह अपने कब्जों से उखड़ जाता है। वे बिना सोचे समझे आवारा कुत्ते के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही अलार्म बजते हैं, चालक दल बाहर की दुनिया कैसी दिखती है यह देखकर एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी बॉब चिल्लाता है कि वह उन्हें रास्ता दिखा सकता है। बाद में कैस्टेलो पिंजरे से मैक को फोन करता है और जिस पल वह बताता है कि सर्कस में कोई भी जानवर नहीं है, गंजे आदमी की आंखों से नींद उड़ जाती है। सड़क पार करने का समय हो गया है और मर्फी का फायर ट्रक अटक जाता है। वह इसमें इतने लंबे समय से रहा है कि वह भूल गया है कि असल में बाहर कैसे निकलना है। जब उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक कार पूरी रफ्तार से पास आती है, जिससे बेचारा खरगोश अपनी जान बचाने के लिए चीखने लगता है। अंतिम समय में इवान झपटता है और उसे पकड़ लेता है। दुख की बात है, उसका प्यारा ट्रक कुचलकर चकनाचूर हो जाता है। वह अपने सारे खाली पिंजरे देखता है और कैस्टेलो को रिहा करने की परवाह भी नहीं करता। उनके जालियों में घुसने के कुछ ही सेकंड बाद मैक बौखलाहट में आ जाता है। इस बीच सभी जानवर बेहद खुश है और मर्फी बहुत समय बाद पहली बार अपने पैरों पर फुदक रहा है। वे जालियों और पेलों की प्रशंसा करते हैं जब वे आज़ादी के भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं। अफसोस, ब्रह्मांड की योजनाएं कुछ और ही थीं। जालियों को पार करने के बाद इवान खुद को एक बार फिर बिग टॉप मॉल के आमने सामने पाता है।
कथित तौर पर वे लोग कंक्रीट के शहर के बीच में जंगल के एक छोटे से टुकड़े से गुजरे। वे सब वहां सन्न खड़े रह गए और माहौल पर उदासी छा गई। वह दूसरों को तुरंत छिपने के लिए कहता है और इस घुसपैठिए को डराने के लिए जोर से गुर्राता है। इवान अभी भी सोच रहा है कि आगे कैसे बढ़े, तभी उन्हें कोई टॉर्च के साथ आता हुआ दिखता है। तभी मैक अपना परिचय देता है, इवान को शांत करने की कोशिश करता हुआ। वह बताते हैं कि उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं है और कि गोरिल्ला रूबी को खतरे में डाल रहा है। कुछ देर विचार करने के बाद इवान मान जाता है। वे सब सर्कस में लौट आते हैं और मैक उन्हें देखते हुए सो जाता है। वह मैक से संपर्क करता है, जो यह स्पष्ट करता है कि अगर भागने की बात बाहर आ जाए तो वे बंद कर दिए जाएंगे। उसे जॉर्ज जगाता है, जो जल्दी आ जाता है हर संभव मदद करने के लिए। जॉर्ज यह समझता है, इसलिए वह मैक की जगह लेता है। उसी समय रूबी ने अपने सवालों का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया, इवान से यह लगातार पूछते हुए कि जंगल असल में कैसा होता है। सिल्वरबैक निराश हो जाता है क्योंकि रूबी लगातार पूछे जा रही है, भले ही उसने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे याद नहीं है। बॉब ने उसे इस बात पर टोका, यह आरोप लगाते हुए कि वह शुरू से ही याद रखना नहीं चाहता था। दोषी महसूस करते हुए इवान कोशिश करने का वादा करता है। उसे याद है कि कैसे उसके माता पिता उसे कीचड़ कहते थे क्योंकि वह हमेशा उसे ढूंढता रहता था। वह जहाँ कहीं भी उसे जगह मिलती मिट्टी से चित्र बनाता था और जब उसके दोस्त पेड़ पर चढ़ते थे तब वह सारा दिन चित्र बनाने में बिताता था। यह उसकी मजा की अपनी परिभाषा थी। उसके पिता को यह अजीब लगा, यहाँ तक कि उन्होंने उसे छाती ठोकना सिखाने की कोशिश भी की, लेकिन इवान अपनी पहली कोशिश में ही कुछ कीचड़ में गिर गया। वह इस बारे में बात करता रहता है कि उसे अपनी बहन टैग के साथ खेलना कितना पसंद था। यह पता चला है कि उनके माता पिता ने बच्चों का नाम उनकी पसंद की चीजों के नाम पर रखा। इस समय छोटी रूबी इवान की कहानी को बीच में ही टोककर कहती है कि टैग सुनकर कितना मजा आता है। वह फिर सोचती है कि इवान की बहन कहाँ है। सिल्वरबैक अपनी कहानी सुनाना जारी रखने से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी जोर देती है। देखिए, एक दिन इवान कीचड़ से कुछ बना रहा था और अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया, एकदम सन्नाटा। पलक झपकते ही हमलावरों ने गोरिल्लों पर झपट्टा मारा, जिससे इवान के पिता के पास अपने बेटे को अपनी पीठ पर उछालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। दुर्भाग्यवश वे अपने दल के अन्य सदस्यों से अलग हो गए थे। वह ऐसे दौड़ा जैसे उनकी जान दांव पर लगी हो, क्योंकि सचमुच ऐसा ही था। उसके पिता ने उसे एक पेड़ में छिपा दिया और उनका बचाव करने के प्रयास में अपनी छाती पीटी। इससे उसे बस गोली लगी और यह एक पल छोटे इवान को याद रह गया। उस दिन के बाद उसने अपनी टुकड़ी के किसी भी सदस्य को फिर कभी नहीं देखा और लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत न होने के लिए वह अभी भी खुद को दोष देता है। प्यारी रूबी स्टेला की जगह इवान का हौसला बढ़ाती है, यह समझाते हुए कि उसके पिताजी ने उसे जरूर प्यार किया होगा जैसा वह है। जंगल में शामिल होने की उनकी नाकाम कोशिश के बाद हर कोई अभी भी हार के दर्द से उबर रहा है। जूलिया तभी कुछ फिंगरप्रिंट लेकर आ जाती है जो उसे उसकी मौसी से मिले थे। वह इसे इवान को उपहार देती है और उसके करीब बैठ जाती है, एक भावनात्मक एकालाप शुरू करने के लिए तैयार। बिना कहे भी वह समझ जाती है कि इवान अब सर्कस में नहीं रहना चाहता, पर उसे इस बात से बहुत बुरा लगता है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती। उदास गोरिल्ला अपने कोने में लौटता है। उस रात बाद में जब वह पानी से खेल रहा था, उसे याद आया कि वह कैसे अपने हाथों से चित्र बनाता था। इससे इवान में जोश आ जाता है और वह जूलिया जो पेंट दे गई थी उसे वापस लेने के लिए दौड़कर वापस जाता है। इवान रात भर पेंटिंग करता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि वह बिल्कुल नीचे नहीं आता। इस बीच मैक घर से गाड़ी चलाकर अपने बूथ पर पहुंचता है, जहां वह थोड़ा मेकअप करता है और स्थानीय समाचार की रिपोर्टर कैंडिस के साथ एक साक्षात्कार के लिए भी समय निकाल लेता है। वह इंटरव्यू का स्वागत करता है, यह सोचकर कि यह एग्जिट 8 के कलाकार बंदर के बारे में है। दुर्भाग्य से बात बीती रात जानवरों के भागने की है। मैक तुरंत इस बात से इनकार करता है, ऐसी किसी बात पर विश्वास करने तक के लिए रिपोर्टर का मजाक उड़ाते हुए। आगे बढ़ते हुए फ्रेंकी प्रस्तुति देने के लिए मंच पर आता है, लेकिन इवान अभी भी ड्राइंग बनाने में इतना व्यस्त है कि ध्यान ही नहीं देता। मैक ने अपना ध्यान हटाते हुए उसे बाहर मौजूद रिपोर्टर के बारे में आगाह किया, इस डर से कि अगर कुछ भी लीक हुआ तो उन्हें बंद करवा दिया जाएगा। वह उस स्थिति से कुशलतापूर्वक खिसक जाता है और जॉर्ज के पास जाता है, जो यह सुनिश्चित करने में व्यस्त है कि उसकी बेटी लाइट्स चला सके। बाकी लोग ऊपर जाते हैं और इवान अभी भी ड्राइंग कर रहा है। अब रूबी के प्रदर्शन का समय है, तो जाहिर है कि इवान की बारी है। एक चिंतित बॉब अपने दोस्त को देखने ऊपर जाता है और जो वह देखता है उससे अचंभित हो जाता है। मैक हमेशा की तरह अपना परिचय कराता है, इस बार सिल्वरबैक को वानर पिकासो बताते हुए। खैर, पर्दे खुलते हैं और जूलिया इवान पर स्पॉटलाइट डालती है।
गोरिल्ला देखने के बजाय भीड़ उसके हरे भरे जंगल, पानी के झरनों और भरपूर जूप के सुंदर हाथ से बनाए गए चित्र को देखकर दंग रह गई। इवान की प्रतिभा देखकर भीड़ विस्मय से खामोश हो जाती है और कुछ ही सेकंड बाद गड़गड़ाहट भरी तालियां गूंजने लगती है। धीरे से वह समुद्र का एक हिस्सा अपने फर से पहुंचता है और जूलिया की ओर सीधे देखता है। वह इससे मंत्रमुग्ध है और अपनी आंखें हटा नहीं पा रही है, मानो उसे उसकी आंखों में कुछ दिख रहा हो। बाद में वह अपनी जगह छोड़ देती है और उत्साह में अपने पिता के पास दौड़ती है, यह पूछते हुए शुरुआत करती है कि क्या वह इवान की पेंटिंग देख सकता है। जॉर्ज मानता है कि यह खूबसूरत है, इसलिए जूलिया इवान के आज़ाद होने की बात बताने के लिए इस मौके का फायदा उठाती है। यह उसके पिता को मुश्किल स्थिति में डाल देता है। वह अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता है, लेकिन वह यह भी चाहता है कि उसकी बेटी सही काम करना सीखे। जॉर्ज सोच रहा है कि उसका बच्चा उससे क्या करने की उम्मीद करता है और उसने प्रवेश द्वार के पास मौजूद रिपोर्टर कैंडिस की ओर सिर हिलाया। इसके बाद वह चुप हो जाता है, इस बारे में सोचने में कुछ समय लेता है। उसकी बच्ची की आंखों की चमक के आगे मना करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह उसे रवाना कर देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के जूलिया रिपोर्टर के पास दौड़कर जाती है और अपना परिचय देती है। अगले ही दिन प्रदर्शनकारी मॉल के सामने जमा हो गए और इवान तथा रूबी को आज़ाद करने के लिए चिल्लाने लगे। मैक अभी भी घर पर है और टोस्ट खाने ही वाला है कि तभी वह खबरों में इसके कैंडिस ने इवान की उस पेंटिंग के बारे में बात फैला दी थी जो उसकी स्वतंत्रता की खोज को दर्शाती थी, और सबने इस पर विश्वास कर लिया। सर्कस में नन्ही रूबी सोचती है कि हर कोई उसका नाम क्यों चिल्ला रहा है। वह इवान से पूछती है कि क्या बाहर के लोग उनसे नाराज है। इसके जवाब में वह उसे समझाता है कि वे वास्तव में उनकी मदद करना चाहते हैं। वह फिर उसे स्टेला की बात याद दिलाता है और कहता है कि बूढ़ा हाथी बस चाहता था कि वे जंगल की सुंदरता देखे। देरस्वेयर द बिग टॉप सर्कस हमेशा। अगले दिन बाकी जानवरों को ले जाने के लिए वन्यजीव विभाग वाले आते हैं, इसलिए फ्रैंकी और हेनरिएटा विदा लेते हैं। मैके अपना सामान निकालते हुए रूठता रहता है, लेकिन स्थिति नहीं बदलती है। रूबी के 20 सवाल अभी खत्म होने बाकी है। वह यह चिंता करते हुए पूछती है कि जहां वह जा रही है क्या वहां दूसरे हाथी होंगे, कहीं वे उसे पसंद न करें। बदले में इवान कहता है कि वह बकवास कर रही है क्योंकि वह वैसे भी बहुत प्यारी है। वह यह भी वादा करती है कि वह सर्कस में मिले सभी लोगों के बारे में दूसरे हाथियों को बताएगी, खासकर स्टेला के बारे में। बूढ़े हाथी को याद करने के लिए कुछ पल लेने के बाद वन्यजीव नियंत्रण से माया अपने हाथ में कुछ खाने का सामान लिए आती है और रूबी को उसे लेने आने का इशारा करती है। हाथी इवान की मंजूरी के लिए उसकी ओर देखता है और वह सिर हिलाकर स्वीकृति देता है। धीरे धीरे वे दोनों साथ चलते रहे जब तक उन्हें अलग होना पड़ा। रूबी डॉक्टर के साथ चली गई। मैक्स स्निकर्स से सहारा ढूंढता है, यह देखते हुए कि बस वे दोनों ही रहेंगे। उसी समय बॉब चुपके से इवान के पिंजरे में उसे अलविदा कहने घुस जाता है, इस बात से दुखी होकर कि अब उसके पास सोने के लिए कोई पेट नहीं होगा। तुरंत ही सिल्वरबैक उसे नोट टैग थमा देता है, जो एक भरवां गोरिल्ला था जिसे जूलिया ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था। वह कहता है कि यह कुत्ते को सोने में मदद करने के लिए है और इस काम को नजरअंदाज नहीं किया जाता। यह दुख की बात है कि बॉब को पाउंड भेजे जाने से पहले ही निकलना पड़ रहा है। निकलते समय वह सिल्वरबैक को याद दिलाता है कि वह इकलौता इवान है। इस खूबसूरत पल के बीच मैक आ जाता है, इसलिए बॉब भागने की कोशिश करता है। रिंगमास्टर का किसी का पीछा करने का मूड बिल्कुल नहीं है, लेकिन बॉब बस सुरक्षित रहने के लिए भाग जाता है। इसके बाद मैक इवान के साथ बैठा है, पुराने दिनों को याद कर रहा है और उस खुशी को भी याद कर रहा है जो उसे तब हुई थी जब वह उसे पहली बार घर लाया था। वह इसे साबित करने के लिए एक प्यारी सी तस्वीर भी दिखाता है और इवान उसके पास चला आता है। वे एक दूसरे को समझ भरी नजरों से देखते हैं और अपने माथे एक साथ टिकाते हैं, जैसा कि वे हर शो से पहले किया करते थे। जाते समय मैक मानता है कि उसे इवान की याद आएगी। वह अपनी सिसकी को रोकता है और फिर अपने पिंजरे का दरवाजा धकेल कर खोलता है। इस बार माया फिर से आई है, एक इतना बड़ा पिंजरा लेकर जिसमें इवान समा सके। शीशे से हाथ लगाए हुए वह सिल्वरबैक को भरोसा दिलाती है कि अब उसे वह आज़ादी दिलाने का समय आ गया है। इवान पिंजरे में जाने और सो जाने से पहले कुछ पल रुककर चारों ओर देखता है। जब तक वह जागता है वह खुद को एक सफेद कमरे में पाता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में ले जाया गया होगा। आवेश में उसने अपना पूरा वजन निकास पर दे मारा और लगभग यही फिर से कर बैठा। माया की आवाज सुनने और उसके बाद सफेद कमरा उसका घर नहीं है, यह वादा मिलने के बाद ही वह रुकता है। एक बटन दबाते ही दरवाजा पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है। मानो सदियों बाद इवान अपने चेहरे पर जूप महसूस करता है और कृतज्ञता के साथ उसमें जूप सेंकता है।
ये छोटी छोटी बातें उसके लिए बहुत कुछ कहती है, और सबसे ज्यादा तब जब वह विशाल चिड़ियाघर में गोरिल्लों के एक और परिवार को बस यूं ही घूमते हुए देखता है। वह पहले अपना एक पैर बाहर रखता है, घास को महसूस करते हुए, और फिर फूल सूंघने के लिए पूरा बाहर निकल आता है। हाथियों की दूर से आती चिंगार से विचलित होकर इवान सब कुछ छोड़कर इस आवाज के पीछे दौड़ता है। वह उस दिशा में एक पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ के ऊपर पहुंचकर रूबी को दूसरे हाथियों के बीच खेलते हुए देखता है। इवान इस पल आसमान में देखता है, स्टेला से कहता है कि उसने अपना वादा निभाया और उसे बताता है कि रूबी आखिरकार आजाद है। इवान की कहानी सच्ची घटनाओं पर मोटे तौर पर आधारित है। देखो, असली इवान को 1962 में मध्य अफ्रीका में शिकारियों से बचाया गया था। उसे अमेरिका एक प्यारे परिवार के साथ रहने के लिए लाया गया था, और जब वह बहुत बड़ा हो गया तो तकोमा, वाशिंगटन चला गया। वहाँ वह एक शॉपिंग मॉल में एक आकर्षण बन गया और 27 साल अंदर बिताए। उन्होंने वहाँ पेंटिंग करना सीखा और 1994 में स्थानीय समुदाय ने उसे एक बेहतर जगह पर स्थानांतरित करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन सफल रहा। इवान को जू अटलांटा ले जाया गया, जो घूमने के लिए पर्याप्त से कहीं ज्यादा एकड़ वाली जगह थी। काफी देर बाद बॉब अचानक कहीं से आ जाता है। पहले तो इवान को विश्वास नहीं होता कि वह असली है, लेकिन आवारा कुत्ता दावा करता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वह चुपके से घुस न सके। वह जूलिया के परिवार के साथ रहने लगा था क्योंकि उसकी माँ, सारा, उसे अपने आसपास रखना पसंद करती थी। इस बार वह झूठ बोल रहा है। इवान से मिलने जूलिया, उसके पिता और यहाँ तक कि मैक भी आते हैं। इस बार वह बिना विग के आया है और मानता है कि इवान कमाल लग रहा है। बॉब उसे आखिरी बार याद दिलाता है कि वह अकेला और इकलौता इवान है, और वह तसल्ली भरी मुस्कान देता है। इवान के लिए जो एक त्रासदी के रूप में शुरू हुआ, उसके कारण उसकी मुलाकात कुछ सबसे अद्भुत लोगों से हुई। तो क्या तुम ही वह पक्षी हो? चीनी कहावत है कि सोने के पिंजरे में बंद पक्षी अभी भी आसमान से अनजान होता है, लेकिन जब उनके साथ रहने का उसका समय खत्म हो गया तो उसे जंगल में लौटना पड़ा जहां उसकी सही जगह है।